कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर वी आर डन टिल दिस टेबल जो मैंने आपको बोला था यू सपोज टू प्रिपेयर दिस टेबल फॉर एमसीक्यू पर्पस। सो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके कि नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है मॉनिटरी पॉलिसी पेनल्टीज क्या रहेंगे उसके, अपील कैसे हम लोग करेंगे और एजुडिकेशन प्रोसेस कैसे चलेंगे उसके। दिस आर द पॉइंट्स जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन मॉनिटरी पेनल्टीज एजुडिकेशन अपील कैसे चल रहा है। आईटी एक्ट प्रोवाइड सर्टेन कॉन्ट्रावेंशंस फॉर विच अ पर्सन हैज़ टू पे अ डैमेज। अब याद रखो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, अगर डैमेज अमाउंट या कंपेंसेशन अमाउंट अगर 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा कुछ है तो वो टाइम पे भूल जाओ कि आपको इतना बड़ा कोई कंपेंसेशन मिलने वाला है। अंडर आईटी एक्ट आपको अलग अलग दूसरे प्रोविजंस यूज़ करने पड़ेंगे जब आपका कंपेंसेशन अमाउंट इज़ मोर। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट मैक्सिमम आप जो कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं ना वो कुछ 1 करोड़ के अंदर का है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आप सेक्शन 43 के बेस के ऊपर केस कब फाइल कर सकते हैं। अब वो हम लोग को समझना है, मतलब अगर मेरा कंपेंसेशन अमाउंट अगर ज़्यादा है ना, बड़ा है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको 43 के साथ लिंक करके देन मैं केस फाइल करूँगा सो दैट मैं मैक्सिमम कंपेंसेशन एक्सपेक्ट कर सकूँ। सो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब मैंने पासवर्ड सिक्योर को एक कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क रखा है और आप उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो, पासवर्ड क्रैक करके, चेक करके, किसी का पासवर्ड चोरी करके। देन डाउनलोड्स कॉपीज और एक्सट्रैक्ट डेटा, डेटाबेस आपने एक्सेस किया है, आपने कहीं से डाउनलोड किया, उसके फाइल एक्सेस करने का ट्राई किया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एक्सेस करने का ट्राई किया, अगेन उसमें सेक्शन 43 आ जाएगा पिक्चर में। अब आप देखो कि हम लोग के पास कोई एक बहुत बड़ा डेटाबेस है ऑफ अमेजोन या ऐसा कोई, और उसमें अगर आपने कुछ ऐसा ट्राई किया देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आपको वही दिया है, कंपेंसेशन कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड इन्फॉर्मेशन और डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, और वो आपने कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया या कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या फिर मेरे डेटा को आपने डैमेज करने का ट्राई किया, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को डैमेज करने का ट्राई किया, या फिर डिनाइज और कॉज डिनाइल ऑफ एक्सेस, डॉस अटैक समझते हैं, जहाँ पे आप सर्वर को इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि वो काम का कोई चीज़ कर ही नहीं पाएगा। इसको डॉस अटैक बोलते हैं हम लोग, कि जहाँ पे हम लोग इतने सारे डमी रिक्वेस्ट भेज देंगे सर्वर पे कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी या ओवरलोडेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो काम की चीज़ें हैं, जो काम के टास्क है वो कर ही नहीं पाएगा। सो दैट इज़ वॉट वी मीन बाई डॉस अटैक। ठीक है, सो ऐसा कोई डॉस अटैक भी अगर करता है सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ क्राइम। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि हम लोगों के पास दो बिजनेस राइवल्स है, ठीक है। अब उसमें से एक बिजनेस मतलब केस कैसा है कि एक को अगर थोड़ा कुछ लॉस होगा, एक का बिजनेस कम होगा तो दूसरे का उतना ही अच्छा बिजनेस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ट्रैवल एजेंट समझ लो, दो ट्रैवल एजेंट है, ठीक है। सो एक जितने कम टिकट्स बुक करेगा दूसरे को उतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, टिकट बुकिंग के, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, बस बुकिंग, वो सारे फ़ोन पे आ रहे हैं या मोबाइल पे आ रहे हैं। मैंने अलग से 4-5 लोगों को पैसे दिया है और 5-10 सिम कार्ड दिया है और बोला है कि भाई ये देखो, ये जो नंबर है इसके ऊपर ब्लैंक कॉल करते रहो, टिकट बुक नहीं करना। तो क्या होगा, अब आपके काम के लिए आपको टिकट, ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग के जो कॉल्स आते हैं वो आपको एक दो लैंडलाइंस है और एक दो मोबाइल नंबर्स है उसके ऊपर आता है, बराबर है। अब मैंने क्या किया है, उसके ऊपर भर भर के मैं आपको ब्लैंक कॉल्स भेज रहा हूँ। मेरे 4-5 बंदे, मैंने आदमी बिठा है स्पेशली पगार देके इसके लिए, कि भाई ये लो, आपका काम पूरा दिन क्या है कि जब से हम लोग का ऑफिस खुलेगा, बुकिंग टाइमिंग चालू होगा, तब से बुकिंग टाइमिंग बंद होगा, तब तक आप ये नंबर पे खाली कॉल करते रहो। उसका फ़ोन को इतना बिजी रखो कि काम के उसके कोई कॉल आ ही ना पाए। तो क्या होगा, लोग एकदम फ्रस्ट्रेट होके देन वो मुझे ऑर्डर दे देंगे। सो क्या हो गया, उसका पूरा बिजनेस मेरे पास आ गया, उसका लॉस हुआ, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस के लिए टूल था, दैट इज़ उसके लैंडलाइन और मोबाइल नंबर, तो उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूस ब्लैंक कॉल दे रहा हूँ।
सो ब्लैंक कॉल का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे उसको काम के कोई कॉल्स जो आ रहे थे उसके जगह पे अभी उसको ब्लैंक कॉल्स ही आ रहे हैं, मतलब काम का इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है। तो वो ब्लैंक कॉल्स ही इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया है कि काम के कॉल अटेंड ही नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वो फ्री होता है वापस कोई ब्लैंक कॉल आ जाता है। तो एग्जैक्टली सेम सिनारियो जो है वो हम लोग सर्वर पे क्रिएट करते हैं, इसको डॉस अटैक बोलते हैं। कि जहाँ पे डॉस मतलब आपका जो सर्वर है ना उसको भी हम लोग डमी रिक्वेस्ट से इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि काम के रिक्वेस्ट वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिससे आपका जो नेटवर्क है ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको डॉस अटैक बोलते हैं। तो ऐसा अगर कोई डॉस अटैक अगर सर्वर पे किया है तो उससे उसे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, है ना, एंड दैट विल क्रिएट। हाँ, अगर हम लोग कहीं पे जो ऐसे रिक्वेस्ट का बॉम्बा, सेम डॉस अटैक ही हो गया। या फिर मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को असिस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने कोई एक स्टूडेंट को असिस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वे में कुछ काम कर सकते हो। सो मैंने नहीं किया, मेरे स्टूडेंट ने किया है, लेकिन फिर भी आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि मैंने उसको सिखाया, मैंने उसको आइडिया दिया। और उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय पर्सन टू अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टेम्परिंग विद और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कोई दूसरा यूज़ कर रहा है और बिल जो है वो किसी दूसरे के नाम पे जा रहा है। ठीक है, लाइक पहले बहुत बार ऐसा होता था कि वाईफाई जब नए नए आए थे तो आपको वाईफाई के चार्जेस जो है ना वो बहुत हाई हुआ करते थे। तो कोई अगर अंकल आंटी है जिन्होंने नया वाईफाई लिया और उसको कैसे सिक्योर रखना है ना वो पता नहीं होता था। तो अगर मुझे पता है कि ओके अब अंकल आंटी है, ये उनका डिटेल है, तो मैक्सिमम उनका पासवर्ड ऐसा ही कुछ हो सकता है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है उन्होंने चेंज नहीं किया है, तो एक दो ट्राई मारूंगा पासवर्ड क्रैक हो ही जाएगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनीज जो है वो बहुत सिंपल से पासवर्ड आपको असाइन करके देते हैं। देन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो पासवर्ड्स को चेंज करने का। आपने किया नहीं, मुझे बहुत सिंपल वे में 1 2 3 4 टाइप का पासवर्ड कोई तो एक मिल गया, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। सो अब क्या हो गया, सर्विस मैंने यूज़ किया, लेकिन वो आपके नाम पे किया है, तो अभी चार्जेस कौन भरेगा, आप भरेंगे। मॉनिटरी पेनल्टीज कितने हो सकते हैं, अब देखो यहाँ पे आप मॉनिटरी पेनल्टीज अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कम है। सेक्शन 43 जो है इसके अंदर हम लोग कौन से टाइप के जो चीज़ें हैं जिसके बेस के ऊपर सेक्शन 43 अप्लाई होगा, कौन से टाइप की क्राइम पे, और उसमें पेनल्टी जो अप्लाई होगा वो सेक्शन 43 में 44 में दिया हुआ है। तो डिफरेंस याद रखना, कितना फाइन लगेगा वो 44 में है, और कौन से कंडीशन पे फाइन लगेगा वो कंडीशंस 43 में दिया है। तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट डेटा दिया है, आप वो डॉक्यूमेंट या डेटा को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉर एनी फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न और रिपोर्ट टू द कंट्रोलर और सीए कौन होता है, जो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। याद है डिजिटल सर्टिफिकेट का हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, हाँ पढ़ा है आई थिंक, नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग। नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर 3 में है वो, मतलब यूनिट 2 में है वो। सो बेसिकली आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, या ऑनलाइन हम लोग को एक डील करता है तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स होता है। और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है ना, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब। और ये सॉफ्टवेयर आप कोई एक कंप्यूटर पे एक ही बार इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि बेसिकली आपका जो व्हाट वी से कि आपका जो कंप्यूटर है उसके थ्रू आप कोई एक डॉक्यूमेंट जो भेजेंगे उसको आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज़ आपको ये डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, और वो आपको सीए के थ्रू प्रोवाइड होता है। सीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो ऐसे डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। सो अगर यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एवरी फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट टू अ कंट्रोलर, मतलब आपको कंट्रोलर को ये डॉक्यूमेंट या ये इन्फॉर्मेशन देना था, बराबर है, लेकिन आप उसको दे नहीं पाए या आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो वो टाइम पे पेनल्टी या जो पनिशमेंट है, जो फाइन होगा वो 1.5 लाख के अंदर होगा। फाइल एनी रिटर्न और फर्निश इन्फॉर्मेशन बुक्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट। सो अब यहाँ पे यही सिंपली बोल रहे हैं कि मैंने आपको कोई पीडीएफ दिया था, वर्ड डॉक्यूमेंट दिया था, कुछ काम का था, अब आप वो उसको हैंडल नहीं कर पाए तो वो टाइम पे छोटा सा ही फाइन होगा, ठीक है।
देन उसके आगे ऐसे ही कोई बुक या अकाउंट्स रखने को आपको बोला था, वो आप नहीं रख पाया तो 10,000 तक का फाइन होगा। सो अब देखो यहाँ पे है ना, ये छोटे छोटे फाइन रहेंगे कि कोई एक डॉक्यूमेंट आप हैंडल नहीं कर पाया तो। मेन जो है वो यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड शेल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट मैटर्स इन विच द क्लेम और डैमेज जो है वो नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ है। अगर 5 करोड़ के अंदर अगर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो ये केस को हैंडल करेगा। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है तो वो टाइम पे हम लोग देन कोर्ट में जाएंगे, जो उसके स्पेशल कोर्ट रहेंगे ऐसे बड़े केसेस हैंडल या डिस्प्यूट्स सेटल करने के, उसमें जाएंगे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी के तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट नहीं हैंडल करने पे क्या फ़ाइन है वो दिया है, जो आप पढ़ सकते हैं। देन उसके साथ में आप देखोगे एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मतलब डिस्प्यूट सेटल करने के लिए जो ऑफिसर है उसके पास सिविल कोड के पावर रहेंगे। सिविल कोड मतलब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होता है, फैमिली मैटर्स रहते हैं, तो उसके जो केसेस हैंडल करने वाले सिविल कोड के पास जो पावर रहता है ना, कि मैं किसी को समन भेज सकता हूँ, मैं किसी को बोल सकता हूँ कि आपको ये प्रोसीडिंग में आना पड़ेगा, मैं किसी को क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये वाले कोई केस आपके अगेंस्ट फाइल हुआ है तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने ये क्राइम नहीं किया है ना। तो ऐसे छोटे मोटे केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहे, किसी को धमकाना, पैसा लूटना, किसी को मर्डर करना, ऐसे केसेस नहीं है। छोटे मोटे डिस्प्यूट केस है, बिजनेस डिस्प्यूट्स हो रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग के पास अलग से ऐसे एपलेट ट्रिब्यूनल्स रहता है, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट आप समझ लो कि अगर एक्चुअल कोर्ट में अगर जाएंगे तो केस जो आपका 2-3 साल लंबा खींच जाता है। इंडिया में तो 5-10 साल 15 साल आराम से चलते रहता है केस। लाइक प्रॉपर्टी केस आप देख लो, प्रॉपर्टी केस आपको सालों साल वो प्रॉपर्टी जो है ना वो एकदम कचरे के जैसा हालत में हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते ना कुछ कर सकता है। तो अगर प्रॉपर्टी या ऐसे केस डिस्प्यूट्स अगर इंडिया में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम है। और उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग के इंडिया में 6,000 से ज़्यादा जजेस के जो पोस्ट है वो वेकेंट है, उसको भरा नहीं गया है। तो ये जो 6,000 जजेस जो है अलग अलग कोर्ट के जो जजेस है उनका पोस्ट वेकेंट है, और उसके जगह पे वी हैव वेरी लिमिटेड जजेस। और अब क्या होता है कि एक ही जज के ऊपर 200-300 जज का वर्कलोड आ जाता है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है और वो अपने वर्किंग आवर में ही काम करेगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना काम करेगा वो। सो क्या होता है कि एक केस का हियरिंग होने के बाद में उसका नेक्स्ट जो टर्न आता है ना वो 5-6 महीने के बाद में आता है। तो आप देखो कि अगर 10 बार भी हियरिंग अगर हो रहा है तो मतलब हियरिंग जो है वो 5-10 हियरिंग में आपका केस का सेटलमेंट हो रहा है, आपका केस सॉल्व हो रहा है। लेकिन वो 5-10 हियरिंग, अब देखो कि एक बार मेरा केस का हियरिंग होने के बाद दूसरा हियरिंग 6 महीने के बाद आ रहा है। तो आप अगर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हियरिंग में अगर मेरा केस का जजमेंट आ रहा है लेकिन वो 6-6 महीने के बाद आ रहा है, तो आराम से 5-6 साल चले गए ना आपके। लेकिन उसी के सामने अभी जो भी जज जो है वो केस को सेटल तो कर रहे हैं, 5-10 हियरिंग में कर रहे हैं, लेकिन वो हियरिंग अगर हर हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आएगा तो 2-3 महीने में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा जजेस का पोस्ट जो वेकेंट है ना उसको भरना पड़ेगा। सो मतलब हम लोगों का जो हम लोग, आपने बहुत बार सुना रहेगा ना कि हम लोगों का जो जुडिशरी सिस्टम जो स्लो है वो स्लो नहीं है, वो ओवर बर्डन है, वो बर्डन कम करने की ज़रूरत है। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अब वो पोस्ट जो है वो भर क्यों नहीं रहे। तो एक है कि इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था ना वो टाइम पे मतलब कांग्रेस डोमिनेंट था इंडिया पूरा। तो वो टाइम पे केस कैसा था कि जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता था ना, मतलब ये ऑलरेडी आप देखेंगे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ऐसे जजमेंट्स आए हुए हैं। तो उसमें एक में ऐसा बताया गया है कि गवर्नमेंट साइड के जो मिनिस्टर्स है और जजेस है ये दोनों कंबाइंड डिसाइड करेंगे कि कौन से नए जजेस अपॉइंट करना है। और दूसरे में हम लोगों ने बोला है कि जुडिशरी को हम लोग देना है। अब अगर मिनिस्टर्स जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स है, वही अगर अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर जज अपॉइंट करेंगे तो अभी गवर्नमेंट और जुडिशरी में फ़र्क क्या रह गया, समझ रहे हो। तो पहले 1970s और लेट 1970s के टाइम पे जजेस का सिलेक्शन जो है वो ये वे में हो रहा था जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता था, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व रहते थे। अब जुडिशरी क्या बोल रहा है कि वो पहले का जो जजमेंट है वो छोड़ दो, जुडिशरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। तो अगर उनको इंडिपेंडेंस मिला है तो एज पर द थर्ड जजिस केस वहाँ पे, मतलब मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हम लोग ये बताने की ट्राई करेंगे कि एक्सपर्ट जजेस का पैनल ही बैठेगा और वही बाकी जजेस को अपॉइंट करेंगे, जिससे जो
जो हम लोग के यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट है, उनका इंटरफियरेंस जो है वो नहीं रहना चाहिए जजेस को अपॉइंट करने में। बिकॉज अगर उनका इंटरफियरेंस रहा, आप देख लो कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट अभी पावर में है, बराबर है, अगर वही अगर जजेस को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कोई केस हारनी ही नहीं है कोर्ट में। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये प्रॉब्लम है। तो ये जो है ना, ये अभी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत टाइम से टसल चल रहा है, जहाँ पे जुडिशरी भी मानने को तैयार नहीं है ना गवर्नमेंट मानने को तैयार है। जुडिशरी बोलेगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट वे में ही जजेस अपॉइंट करेंगे, और गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम लोगों के पास भी पावर है, पहले ये पैटर्न होता था तो हम लोग यही वे में अपॉइंट करेंगे। तो जब तक दोनों का सेटलमेंट नहीं होता है तब तक नए जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, और उसके वजह से आपके बहुत ज़्यादा जो केसेस है जो ऑन टाइम सॉल्व होने चाहिए वो हो नहीं रहे। तो ये बहुत टाइम से टसल चल रहा है, जब से मोदी गवर्नमेंट आया तब से ये टसल चल रहा है, अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही बोल रहे हैं कि जब हम लोग के पास इतने जजेस का कमी है, इतने कोर्ट रूम्स, मतलब कोर्ट रूम आप चाहिए वहाँ पे बना दो चलेगा, लेकिन जज तो होना चाहिए केस सुनने के लिए, जजमेंट देने के लिए। तो अगर वो नहीं है तो हम लोग के पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट उठा के बना दो, और इसमें आप रिटायर्ड जज को उठा के लेके आओ, या फिर कोई एक्सपर्ट जो रहेंगे ऐसे उनको भी साथ में लेके आओ। तो ऐसा एक पैनल बैठ जाएगा 4-5 लोगों का, और वो आपका केस सुन के जल्दी से जल्दी डिसीजन दे देंगे। अभी आपको उनका डिसीजन मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो जाओ कोर्ट में, जहाँ पे 5-6 साल बिगाड़ो, जिसमें आपका बिजनेस का लॉस होगा, प्रॉपर्टी जो है आपका उसका लॉस होगा, पैसे का लॉस होगा, सब कुछ हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आपके केस ज़्यादा लंबे खींचे नहीं, 6 महीने के अंदर आपको डिसीजन मिल जाए, ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट या साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल बना के रखें। अब कोई इनकी बात मानता है, कोई नहीं मानता है, किसी को लगता है कि जजमेंट जो है वो मेरे फेवर में नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा पैटर्न यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एवरी अपील शेल बी फाइल्ड विद इन 45 डेज। मतलब आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ डिस्प्यूट हुआ है, तो आप 5-10 साल के बाद आओगे कि मेरे मेरे ओके, मतलब ऐसा होगा कि बेटा बाप का बदला लेने को आया, ऐसा ऐसा सिनारियो नहीं चलता है। ये ऐसा सिनारियो अवेलेबल ही नहीं है इन इंडियन जुडिशरी कि हाँ मेरे डैड के साथ में 5 साल पहले इसने ऐसा किया था, नाउ आई एम फाइलिंग अ केस। तो सिविल केसेस ऐसे नहीं चलते। मतलब अगर बिजनेस में डिस्प्यूट हुआ तो वो पॉइंट ऑफ टाइम आप बताओ तो हो जाएगा। क्रिमिनल केस में ऐसा चलता है, गेटिंग सिविल केस का एक लिमिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर आप कोई केस फाइल करने आएंगे तो वो जो भी डिस्प्यूट या जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना, उसके 45 डेज में आप डिसाइड करके आ जाओ, तो ही आपके केस यहाँ पे रजिस्टर होंगे। अदरवाइज फिर वो केस जो है वो पुराने हो गए, अब वो केस को देख के भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसके कोई एविडेंस, कुछ प्रूफ हम लोग को मिलना नहीं है। देन यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 58 प्रोवाइड साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल शेल नॉट बी बाउंड बाय अ प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब उसमें जैसा लंबा प्रोसीजर दिया है वैसा नहीं, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो खुद से रेगुलेट करने के पावर्स है उनके पास, फास्ट ट्रैक कोर्ट के वे में जल्दी से जल्दी डिसीजन देने के पावर है। तो जैसा एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जैसा काम करता है, वैसा ही अगर पूरा अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो कोर्ट में और आप में फ़र्क क्या रहेगा, और वो टाइम पे कोर्ट में जितना टाइम लगेगा उतना ही यहाँ पे टाइम लगेगा। सो फिर मैं आपके पास क्यों आऊँ? सो आप अगर देखेंगे, सो यहाँ पे जो साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल है वो किसी को समन भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है, बराबर है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप एविडेंस लेके आओ, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल कोई एविडेंस आपके पास रहेंगे। और जब आप एविडेंस सबमिट कर रहे हैं ना, तो वो एक स्टैम्प पेपर, एफिडेविट मतलब एक स्टैम्प पेपर पे आप लिख के दोगे कि आपने जो भी एविडेंस सबमिट की है वो करेक्ट है एज पर योर नॉलेज। और बाद में अगर वो प्रूव होता है कि वो एविडेंस अगर रॉन्ग है, मतलब आपने जो कोर्ट या जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको मिसलीड करने का ट्राई किया है, तो वो केस तो आप हारोगे ही हारोगे, और वो उसकी जो पेनल्टीज रहेंगे वो तो अलग। और ये एफिडेविट में आपने लिख के दिया था कि वो एविडेंस करेक्ट है, तो वो आपने कोर्ट को मिसलीड किया, उसके लिए डबल फाइन लगेगा और जेल भी हो सकता है, बराबर है। उसके साथ में जो हम लोग एग्जामिन करेंगे जो विटनेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है उनको, देन बाद में कोई डिसीजन जो है उसको रिव्यू करके फाइनल डिसीजन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। सो ये हो गया। नाउ सेक्शन 61 क्या बोल रहा है, नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट।
सो आप कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कोई एक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर केस चल रहा है तो उसको आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं लेके जा सकते जब तक वो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन है, वो जब तक जजमेंट नहीं देते और वो जजमेंट में आप कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट नहीं करते जिसमें आप प्रूव कर सको कि ये जो जजमेंट है इसमें इनजस्टिस हुआ है, कुछ पॉइंट्स जो मेरे फेवर में जाने चाहिए तो वो मेरे फेवर में नहीं गए, इसके लिए अब मैं हायर कोर्ट में वापस अपील कर रहा हूँ, ये एक जो फाइनल जजमेंट आया इसको चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है। सो कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तब आप वो केस को, उसके जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। देन सेक्शन 62 क्या बोल रहा है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑर्डर इन साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो उसको हायर कोर्ट में अपील कर सकता है 2 महीने के अंदर, विद इन 60 डेज, जब से जजमेंट आया तब से। ये है। देन सेक्शन 63 क्या बोल रहा है, any contravention either before or after institution of adjudication proceeding be compounded by a controller or such officer as may be specially authorized by him in this behalf or by adjudicating officer as case may be or subject to such condition as the controller or other officer or adjudicating officer may specify। so यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो इम्पोज कर सकता है, जितना पेनल्टी लीगली अलाउड है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर ऐसा लगता है तो वो टाइम पे जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो जेल का सज़ा दे सकता है उसको, फाइन उसके ऊपर रख सकते हैं, ये सब होगा वहाँ पे। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए आपको भी वो एग्ज़ाम के लिए याद रखना पड़ेगा। अब आप कैसे याद रखते हैं ये आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो केस है वो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। मैं जियो का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल यूज़ करता हूँ, वोडाफोन यूज़ करता हूँ, मेरे पास हैथवे का वाईफाई है, तो ये सारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली जो आपको मोबाइल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं। सो वो जो आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, देखो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आ इंटरमीडियरी, द टर्म नेटवर्क सर्विस इज मच वाइडर देन ISP। सो मैं सिंपली आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जगह पे मैं यहाँ पे वाइडर टर्म यूज़ करता है, जिससे लॉ टर्म में हम लोग इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सके इन आर डिफरेंट केसेस। इसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। सो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आपको अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप देखो कि जियो है, तो जियो आपको लाइव टीवी प्रोवाइड कर रहा है, 4G कनेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके साथ में बहुत सारे उसके अलग अलग ऐप्स आते हैं ना, जो जिसके थ्रू आप अलग अलग सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। तो वहाँ पे वही दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या क्या करेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आर डिफरेंट टाइप्स। इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स एक्सेस टू इंटरनेट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर्स एडिशनल सर्विसेज लाइक आपको वहाँ पे कभी कभी वो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी के कुछ कंटेंट जो रहेंगे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक आपका कोई एक सिस्टम है उसके ऊपर कोई सर्विसेज, लाइव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। नाउ हु आर इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब आप देखो कि आपको जो ISP जो है ना, इज अ इंटरमीडियरी जो आपको गूगल, फेसबुक, ट्विटर से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो कोई एक वेबसाइट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो इंटरमीडियरी कौन आएगा पिक्चर में, ISP, जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज बिना इंटरनेट में गूगल, फेसबुक, ट्विटर या फिर ये जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ या कहीं पे मैं कनेक्ट हो ही नहीं पाऊंगा। सो इंटरमीडियरी होता है ये लोग। और तो इंटरमीडियरी के अपने कुछ रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए रहते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं मानने पड़ता है। अगर आप नहीं मानोगे, प्रोसीडिंग्स है वो आपके ऊपर होंगे। सो ISP जो है ये इंटरमीडियरी है। अब फेसबुक जो है वो वापस और एक लेवल का इंटरमीडियरी आ जाएगा। मतलब फेसबुक यूज़ करके अगर मैं किसी को गाली देता हूँ, मैं किसी का फेक अकाउंट बना रहा हूँ, तो जब तक फेसबुक को कोई इन्फॉर्म नहीं करता है, फेसबुक को थोड़ी पता चलेगा कि इसने इसको गाली दिया या इसने इसका फेक अकाउंट बनाया। तो आप जब तक फेसबुक के नोटिस में नहीं लाते, और नोटिस में लाने के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स जो उनके स्टैंडर्ड टाइमिंग है, उतने टाइम में अगर फेसबुक एक्शन नहीं लेता है, देन हम लोग फेसबुक को क्वेश्चन कर सकते हैं।
अदरवाइज हम लोग फेसबुक को क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेम देखो ट्विटर। अब आपने यूएस में देखा था कि जब ये प्रेसिडेंट पावर एक्सचेंज हो रहे थे, ट्रम्प के पास से बाइडेन के पास पावर जा रहे थे, तो उनका जो सीनेट है उसमें लोग घुस के स्पीकर के और एक अलग अलग जो उनके अलग अलग वहाँ पे जो अलग अलग जो वहाँ पे सेनेट के मेंबर्स थे उनके सीट के ऊपर लोग आ गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ किया। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्विटर ने जो है वो ट्रम्प के अकाउंट जो है वो बैन कर दिया। गेटिंग सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक ट्वीट्स जो उसके आ रहे हैं उसकी वजह से आपके स्टेट में मिनिस्ट्रीज में कोई एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग इमीडिएटली वो जो ट्विटर हैंडल्स या वो जो ट्विटर अकाउंट्स है उनको हम लोग बैन कर सकते हैं। ये ट्विटर के पास ऑथोरिटी है। लेकिन अगर नॉर्मल सिनारियो चल रहा है, दूसरा एक सिनारियो समझते हैं। ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था 26 जैन को, उनका जो ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला था, तो वहाँ पे जो हम लोगों के पुलिस एजेंसीज है, दूसरे एजेंसीज है, उन्होंने टोटल कुछ तो 30 40 50 60 ऐसे कुछ तो नंबर थे, उतने ट्विटर हैंडल्स आइडेंटिफाई किए थे जो एक्टिवली कुछ मैसेजेस फोटोज स्प्रेड कर रहे थे, जो लोगों को या फार्मर्स को एनकरेज कर रहे थे ये प्रोटेस्ट के लिए। तो पुलिस जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे ट्विटर हैंडल्स को मॉनिटर कर रहे थे। अब ट्विटर को थोड़ी पता है कि ये ट्विटर हैंडल के थ्रू फार्मर का प्रोटेस्ट जो है वो एनकरेज किया जा रहा है या कुछ। वो लोग कोई एक ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक टैग्स जो उसके साथ में अटैच होंगे उसको बैन करेंगे वो। और अगर कोई उनको नोटिफाई करता है कि ये जो ट्विटर हैंडल है वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या वो कॉपीराइट वायलेशन या कुछ कर रहा है, तब हम लोग उसको बैन करेंगे। ठीक है। सो यूजर जनरेटेड कंटेंट साइट होते हैं लाइक ब्लॉगर्स है, यूट्यूब है, ये भी क्या होंगे, इंटरमीडिएट रहेंगे। तो अगर मैं यूट्यूब पे, आप देखो कि अगर यूट्यूब पे किसी ने कोई ऑब्स्कन मटेरियल पोर्नोग्राफिक वीडियोस डाल दिए, तो आप जब तक यूट्यूब को इन्फॉर्म नहीं करते, यूट्यूब को थोड़ी पता है कि किसी ने ऐसे कोई कंटेंट डाल दे या कोई कॉपीराइट वायलेट करने वाले कुछ कंटेंट डाल दिए। तो जब तक हम लोग इन्फॉर्म नहीं करते या यूट्यूब का एल्गोरिदम खुद से डिटेक्ट नहीं कर पाता, तब तक ये कुछ भी वहाँ पे पता नहीं चलेगा और तब तक ये सारी जो चीज़ें वो वहाँ पे अवेलेबल ही रहेंगे। तो आप एक बार इंटरमीडियरीज जो रहते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो रहते हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दो और उसके बाद में अगर वो एक्शन ना ले, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल। सो साइबर कैफ़े होते हैं, होटल या रेस्टोरेंट पे जो वाईफाई होते हैं, यूनिवर्सिटी के कोई वाईफाई है, आपका ऑफिस का कोई वाईफाई है, आप वो यूज़ करके अगर कोई मिस्टेक या कोई क्राइम कर रहे हैं, देन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने आपको सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड किया था, आपने उसको मिसयूज़ किया। तो आप अगर उनके नोटिस में लाके नहीं दे रहा है या कोई दूसरा उनके नोटिस में लाके नहीं दे रहा है और उसके बाद में अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर वो उनका फॉल्ट आएगा। अदरवाइज फॉल्ट इज योर्स ओनली, उनका कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। ओके। सो यहां से अगर आप देखेंगे, आपको क्या दिया है, सेक्शन 79, इंटरमीडियरी शेल नॉट बी लायबल। देखो यहाँ पे क्या बोला है, शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेशन, जो उनके यहाँ पे, जैसे फेसबुक पे अगर मैंने कोई ऐसा डेटा अवेलेबल करके दिया है तो उसमें फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फेसबुक ने तो प्लेटफॉर्म ही दिया है जहाँ पे आप कोई भी लिंक, वीडियोस, पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अब वहाँ पे आप क्या पोस्ट शेयर कर रहे हैं वो फेसबुक को पता नहीं है। अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता तब तक फेसबुक को पता नहीं चलेगा, और रिपोर्ट होने के बाद में फेसबुक उसको बैन नहीं करता है तो ही आप फेसबुक को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड और टेम्पररी स्टोर या होस्टेड यहाँ पे हो सकते हैं। इंटरमीडियरी ऑब्जर्व्स एनी ड्यू डाइलिजेंस वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट। तो आप उनको बताओ ना कि हाँ ऐसे कोई कंटेंट आए, और उसके बाद अगर वो एक्शन ना ले, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल। या फिर मैं बोलूँगा कि एक स्पेसिफिक टैग या ये कीवर्ड वाले कुछ वीडियोस या पोस्ट या फोटोज कुछ भी आएंगे उसको अलाउ मत करो, तो वो टाइम पे वो उसको ब्लॉक कर सकता है। अगर वो कोई किसी को धमका रहा है फेसबुक पे, उसने रिपोर्ट किया, हम लोगों ने रिपोर्ट किया, तो फिर हम लोग उसको बैन करेंगे, उसका लोकेशन ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। गेटिंग? सो इंटरमीडियरीज है वो डायरेक्ट लायबल नहीं होते, एक्सेप्ट कि अगर जो हम लोग के अथॉरिटीज़ है यहाँ पे, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि पाकिस्तान के आईपी एड्रेस से कोई भी फेसबुक एक्सेस नहीं मिलना चाहिए उसको इंडिया में, या फिर यूट्यूब एक्सेस नहीं मिलना चाहिए इंडिया में।
तो अगर हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये बोला है और देन अगर वो अथॉरिटीज़ फिर भी अगर उनको एक्सेस देता है, देन दे कम्स इन अ लाइबिलिटी फेज, देन हम लोग उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर मेरा प्राइवेसी पॉलिसी था और आपने वो वायलेट कर दिया, तो फिर वो पिक्चर में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला टॉपिक चालू करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोगों का ये वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 2। ठीक है।